हेलो, अच्छा ये नहीं दिख रहा है ना आपको? यस, स्क्रीन दिख रही है? अच्छा स्क्रीन बंद है क्या? ये दिख रही है। यही रिमोट है क्या इसका? हाँ, हुआ क्या? चलो यस, चलो 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 शुरू करेंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम टू द लॉन्ग 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 अवेटेड पेनल्टी सेशन, है ना। आज का जो CMADD का सेशन है बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा सेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या 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 करने वाले बताओ? पेनल्टीज, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पेनल्टीज, है ना। पेनल्टीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूजुअली बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी देता है कि हम उसको याद कैसे करें। अगर हम DD एंड ड्राफ्टिंग दोनों सब्जेक्ट की बात करें मॉड्यूल 1 में, तो DD एंड ड्राफ्टिंग में करीब 5 to 8 मार्क्स की पेनल्टी आती है, ठीक है। तो हमें उसको याद करना जरूरी है। अब ये चूंकि लेक्चर यूट्यूब पर है ना, तो आप जब ये लेक्चर देखोगे तो उसके ड्राइव लिंक में इसकी एक मार्क्ड PDF मिलेगी, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिलेगी, वो ड्राइव लिंक ओपन करोगे तो एक मार्क्ड PDF मिलेगी। उस PDF में ये सेम PDF जो आपको दिख रही है, इसमें मैंने कुछ गोल्डन सेक्शंस को मार्क कर दिया है, ठीक है। ये आप देखोगे GS के नाम से। तो व्हाट आर दीज GS? दीज GS आर गोल्डन सेक्शंस। ये वो सेक्शंस हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, है ना। अब सुनना, क्या अपना प्लान क्या है ना। सबसे पहले अपन बेसिक से बात करते हैं। तो आपका अभी जो करंट सिलेबस है, न्यू सिलेबस 2023 वाला, है ना, इसमें आपको ड्राफ्टिंग में कुछ पेनल्टीज है। ड्राफ्टिंग में पेनल्टीज है आपको डिपॉजिटरीज एक्ट की, आपको पेनल्टीज है आई थिंक डिपॉजिटरीज की, है ना। और अगर आप CMADD में आओगे तो CMADD में आपको कंपनीज एक्ट की, सेबी एक्ट की और SCRA की, तीनों की पेनल्टीज है, ठीक है, और फेमा की। तो मैंने क्या किया है, ये जो 5 एक्ट है, कंपनीज एक्ट, सेबी, SCRA, फेमा, ये 4 एक्ट अपने DD के हो गए, और एक डिपॉजिटरीज एक्ट जो आपका ड्राफ्टिंग का है। ये जो 5 एक्ट है, वो पांचों एक्ट की पेनल्टी मैंने एक ही PDF में अक्यूमुलेट करके दे दी है, सो दैट इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजियर, है ना। इसके पहले ओल्ड सिलेबस में आप लोगों को एक सब्जेक्ट हुआ करता था RCD, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, ये ओल्ड सिलेबस में था, जिसमें काफी सारी यही वाली पेनल्टीज थी और काफी ज्यादा पूछी जाती थी, ठीक है। अब मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है कि पिछले 10 अटेम्प्ट में जितने भी पेनल्टी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो किन पर्टिकुलर सेक्शंस के बेसिस पर आए हैं, नंबर 1, और अभी पिछले 2 अटेम्प्ट में पेनल्टी किन सेक्शंस के बेसिस पर आए हैं, नंबर 2। मैंने उनको एक अक्यूमुलेट करके गोल्डन सेक्शंस मार्क किए हैं आपकी इस PDF में। तो ये गोल्डन सेक्शंस कहां से आए हैं? ये ICSI ने अभी तक पुराने ओल्ड सिलेबस में RCD में जो पूछा और न्यू सिलेबस में जो अभी DD ड्राफ्टिंग में पूछा, उसका एक अक्यूमुलेट करके मैंने गोल्डन सेक्शंस की लिस्ट निकाली है। यहां तक क्लियर है? तो अपनी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गोल्डन सेक्शंस को याद करना, और उसके बाद बाकी जितनी शिद्दत हो, जैसे याद करना हो आप याद कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? पेनल्टी एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने क्रैक कर लिया और आपको आता है, यू आर गोइंग टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट, बट अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको उसमें पूरा 0 मिलेगा। तो या तो मार्क्स फुल मिलेंगे या फिर 0 मिलेंगे, नथिंग इन बिटवीन। यहां तक क्लियर है क्या? यस मैम, पेनल्टी आती ही है क्या? देयर इज अ लार्जर पॉसिबिलिटी कि आएगी, मैं नहीं बोलूंगी उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, पर आती है। यहां तक क्लियर है? चलो सबसे पहले अपन थोड़ा इजी पार्ट पे जाते हैं। हम लोग कंपनीज एक्ट करने की जगह सबसे पहले हम लोग करेंगे सेबी एक्ट, ठीक है, सेबी एक्ट। लास्ट से 5th पेज, आई थिंक इसमें वो नहीं है ना पेज नंबर्स,
लास्ट से 5th पेज है, मिला सबको? ओपन किया सबने? ऑनलाइन लाइव? यस। चलो सबसे पहले पेनल्टी अंडर सेबी एक्ट क्या बोलती है, मैंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहली पेनल्टी कौन सी है? मिनिमम 1 लाख टू 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR, ठीक है। ये क्या बोलता है, फोकस करना, ये बोलता है 1 लाख, लिख लेना मेरे साथ, ठीक है। 1 लाख से डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तो 1 लाख पर डे से 1 करोड़ मैक्स। तो मुझे बताओ 1 लाख से 1 करोड़ होने के लिए कितने दिन तक पेनल्टी लगाना पड़ेगा? 1 करोड़ होने के लिए 100 डेज, है ना। 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो आता है। तो अगर आपने, अभी जो हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, अगर आपने ये सारे डिफॉल्ट किए तो आपको 1 लाख रुपए बेयर मिनिमम पेनल्टी लगी जाएगी और उसके बाद आपको 1 लाख पर डे लगती जाएगी जब आपने डिफॉल्ट कंटिन्यू किया अप टू मैक्सिमम 1 CR। यहां तक क्लियर है? ये कौन कौन से सेक्शन है? ये है आपका सेक्शन नंबर 15A, 15B, 15C, 15D, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद 15E, 15EA, यहां तक आप लोगों को कितनी पेनल्टी है? आपको है 15EA तक कितनी पेनल्टी? 1 लाख रुपीज से 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR, ठीक है। 15A क्या है पहले तो आप ये समझो, है ना। नाउ 15A ये बोलता है अगर आप डॉक्यूमेंट, रिटर्न्स, बुक्स आपने सेबी को फर्निश नहीं करी, तो सेबी ने आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा, बुक्स मांगा, रिटर्न मांगा, इंफॉर्मेशन मांगा और आपने वो अगर सेबी को फर्निश नहीं किया, या जो आपको रेगुलर बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी होती है वो कंपनी ने अगर नहीं करी, किसने? कंपनी ने, तो कंपनी को किसकी पेनल्टी लगेगी? सेक्शन 15A। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब सेक्शन 15B पर आते हैं। 15B क्या बोलता है कि आपने एज रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, ठीक है, मतलब 15B की पेनल्टी किसको लग रही है? रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी कौन कौन होता है? हाँ, RTI, स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, है ना। ये जितने भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट वर्क को एनसर्कल करना, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट एंटर करने में फेल हो गए, मतलब आपने उनको सर्विसेज देना शुरू कर दी पर एक प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं किया, तो आपको पेनल्टी अगेन कितनी है? 1 लाख रुपीज मिनिमम से 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR। 15B। 15C, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। आपने अगर इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं करे एज लिस्टेड कंपनी, तो आपको सेबी एक्ट में 15C की पेनल्टी लगेगी, है ना। 15ABC क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, अब यहां पर सुनना, यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, एक छोटा सा कैच है, और वो कैच ये है कि आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे और आप पेनल्टीज अंडर SCRA ओपन करेंगे। मिला, है ना। उसमें सबसे पहले आप याद रखो कि SCRA की पेनल्टी सारी सेक्शन 23 में है, सेबी एक्ट की सारी पेनल्टी सेक्शन 15 में है। ये सबको क्लियर है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सेक्शन 23A, वहां पर 15A था। 15A क्या था? फेलियर टू फर्निश बुक्स, रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स टू सेबी, करेक्ट है। 23A भी क्या बोलता है? फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, या फिर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पर भी पेनल्टी कितनी है? 1 लाख टू 1 CR। 1 लाख होगा, फिर 1 लाख पर डे से 1 CR। तो हमने क्या सीखा यहां पर? सेबी एक्ट में पेनल्टी 15A में जो है वही सेम पेनल्टी SCRA में 23A में है। अब याद रहेगा? बहुत बढ़िया। अब 15B क्या था? फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ क्लाइंट्स, ठीक है। 23B क्या है? फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विथ क्लाइंट्स। याद रहेगा? अच्छे से याद रहेगा सबको?
ठीक है, पेनल्टी का अमाउंट सेम है, 1 लाख रुपीज से 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR। तीसरा 15C क्या था, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, यहां पर भी 23C क्या है, फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, ये सब याद रहेंगे। 20 अब आपको ये लिखना है, अब 15A 23A, 15B 23B, 15C 23C, ये सारी हो गई गोल्डन सेक्शंस, GS लिखा सब लोगों ने, ये सारे के सारे क्या हो गए, गोल्डन सेक्शंस। यहां तक क्लियर है? अभी रुको, अभी एक कैच और है जो मुझे थ्रो करना बाकी है, ठीक है। अभी आप लोग आ जाओगे कहां पर, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में आ गए। 19A सबसे लास्ट थर्ड पेज है इसका, डिपॉजिटरीज एक्ट का, है ना। 19A डिपॉजिटरीज एक्ट, लास्ट थर्ड पेज ओपन करना। ये क्या बोलता है, फर्निश एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बुक्स रिटर्न्स रिपोर्ट टू बोर्ड, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद अगर आपने कोई बायलॉज वगैरह रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी, तो अगेन आपको कितनी पेनल्टी है, 1 लाख रुपीज, फिर 1 लाख पर डे, अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा से मैक्सिमम 1 CR। क्या 19A 15A 23A सेम है? यस। सेक्शन 15 में कौन सा एक्ट में पेनल्टीज दी हैं, सेबी एक्ट, है ना। सेक्शन 23 में कौन सा एक्ट में पेनल्टीज दी है, SCRA। सेक्शन 19 में कौन सा एक्ट में पेनल्टीज दी है, डिपॉजिटरीज एक्ट। क्या तीनों के सेक्शन A आर अबाउट फेलियर टू फर्निश नॉट प्रोवाइड, फर्निश, रिटर्न इंफॉर्मेशन, बुक्स, रिपोर्ट्स और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, ये सब प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, 15A 23A 19A सेम पेनल्टी। B क्या था बताना जरा, फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, याद आ रहा है सबको। तो यहां पर भी 19B क्या है, फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट्स। बट चूंकि डिपॉजिटरीज एक्ट है तो ये पेनल्टी स्पेसिफिकली किस बंदे पे एप्लीकेबल है, एक्ट का नाम क्या है, डिपॉजिटरीज एक्ट, तो ये किस पर एप्लीकेबल है बताओ जरा, डिपॉजिटरीज। यहां तक क्लियर है सबको। तो अगर कोई डिपॉजिटरी या पार्टिसिपेंट या कोई भी पर्सन अगर अपना अग्रीमेंट में एंटर नहीं कर पाता है तो पेनल्टी कितनी है, 1 लाख रुपीज से 1 CR मैक्सिमम, मतलब वही 1 लाख एंड देन 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR। यहां तक क्लियर है क्या, बढ़ेंगे आगे। यस। अब बताओ 23C 15C क्या था, रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, यहां पर भी क्या है, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। 1 लाख था, 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR। तीनों सेक्शन तो अब अच्छे से याद हो चुके हैं। ऑनलाइन लाइव सबको क्लियर है एकदम, यूट्यूब लाइव वाली जनता सबको क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, चलो अब हम आएंगे वापस से किस पे, सेबी एक्ट पे। सेबी एक्ट पे आ गए सब लोग, वापस से सेबी एक्ट पे आ जाओ। 15D क्या बोलता है, डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिस्पैच यूनिट सर्विस सर्टिफिकेट्स और इन्वेस्ट मनी कलेक्टेड। ये पर्टिकुलर 15D जो है वो किसके लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, ठीक है। कब, जब म्यूचुअल फंड कंपनीज कोई भी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में डिले कर दे, नंबर 1, या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट करने में डिले कर दे। दो चीजें, या तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अलॉट करने में डिले हो जाए या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में डिले कर दे, तो अगेन सजा कितनी है, 1 लाख टू 1 CR। यहां तक क्लियर है। 15E सेम जो म्यूचुअल फंड पे था वो एज इट इज एप्लीकेबल है किस पर, AMC पर, और सेम जो म्यूचुअल फंड और AMC पर एप्लीकेबल है वो एज इट इज किस पर एप्लीकेबल है, इनविट्स एंड रिट्स पर। समझ में आ रहा है सबको, अभी अच्छे से क्लियर है। यस। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि D, E
और EA, ये तीनों जो है उस पर सेम ही है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने में डिले हो गए या फिर आप यूनिट्स अलॉट करने में डिले हो गए, ठीक है। डी किस पर एप्लीकेबल है? म्यूचुअल फंड। ई किस पर है? AMC। और EA किस पर है? इनविट्स एंड रीट्स पर, ठीक है। और पेनल्टी कितनी है? 1 लाख टू 1 CR, ठीक है। 15F यहां पर नहीं है, सब लोग इसको कट कर दो। 15F की जो पेनल्टी है वो अब क्या हो चुकी है, पहले आप समझो 15F क्या है। 15F वो सेक्शन है जो ये बताता है कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर, ठीक है, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर जितनी अलाउड है कमीशन उससे ज्यादा कमीशन लेता है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट है कि आप कितना कमीशन चार्ज कर सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। पर अगर वो ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं तो देखना क्या है इसकी पेनल्टी, बहुत इंटरेस्टिंग पेनल्टी है, ठीक है। पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 5 times द अमाउंट चार्ज्ड इन एक्सेस स्पेसिफाइड ब्रोकरेज बट मिनिमम 1 लाख विच एवर इज हायर। क्या समझ में आया इससे? क्या है ये कि आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तो लगानी है और साथ ही साथ आपको कितनी लगेगी पेनल्टी? जितना भी आप एक्सेसिव ब्रोकरेज पे कर रहे हो उसका अप टू 5 times आपको लगाया जा सकता है, अप टू 5 times विच एवर इज हायर, मतलब अप टू। हो सकता है कि आपको हो सकता है कि 1 टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टॉक ब्रोकर है, उसने इन टोटल अभी तक 10 करोड़ की एक्स्ट्रा ब्रोकरेज चार्ज करी सभी से मिलाकर, तो या तो हो सकता है कि उसको 10 करोड़ की पेनल्टी पे करना पड़े, मिनिमम 1 लाख बट 10 करोड़। हो सकता है उसको 2 times 20 करोड़ पे करना पड़े, हो सकता है उसको 3 times 30 करोड़, 40 एंड 50 करोड़। समझ में आ रहा है सबको? तो पेनल्टी फॉर स्टॉक ब्रोकर कितनी है? मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितनी है? अप टू, लिख लो वहां पर, 5 times ऑफ एक्सेसिव ब्रोकरेज। टोटल ब्रोकरेज नहीं बोला है मैंने, कितना बोला है? एक्सेसिव ब्रोकरेज, ओवर एंड अबव योर ब्रोकरेज लिमिट्स। यहां तक क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे, है ना। ये और ये कट कर लो। हाँ, 1 लाख प्लस 5 times, 1 लाख तो डे 1 पे लग जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़िए आगे ना। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर ने, सुना ध्यान से, फोकस करना, 15F की जो पेनल्टी है वो स्टॉक ब्रोकर पर एक और जगह से एप्लीकेबल है, मतलब 15F में ही 2 पेनल्टीज हैं, वो भी अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले एक 15F में पेनल्टी क्या बोली गई है कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर ने एक्सेसिव ब्रोकरेज चार्ज करी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर ने हर स्टॉक ब्रोकर को ना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करना पड़ता है। क्या नोट इश्यू करना है? कॉन्ट्रैक्ट नोट। सो कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली क्या होता है? जहां पर स्टॉक ब्रोकर को ये बताना पड़ता है कि आपने 1 महीने में कितने शेयर्स बाय करे, कितने सेल करे, तो ओवरऑल आपका बैलेंस कितना है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं करा तो आपको पेनल्टी 1 लाख से लेकर 1 CR ही है। लिखो वहां पर कितनी है आपको? 1 लाख से 1 CR ही है। ये किसके लिए? अगेन स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर की 2 गलतियां 15F में कवर्ड है। पहली गलती क्या है? चार्जिंग एक्सेसिव ब्रोकरेज। दूसरी गलती क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं करना। ये सबसे पहली गलती में कितनी पेनल्टी है? मिनिमम 1 लाख से लेकर अप टू 5 times द अमाउंट ऑफ एक्सेसिव ब्रोकरेज। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं किया तो 1 लाख से लेकर 1 CR, ठीक है। लेकिन अभी तक गोल्डन पेनल्टीज हमने कौन सी पढ़ी? A, B और C, यही मेन 3 गोल्डन पेनल्टी है। अब आती है अपनी एक और गोल्डन पेनल्टी विच इज 15G। 15G को सब लोग GS मार्क कर लो, गोल्डन सेक्शन है 15G, ठीक है। 15G आपका हुआ पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। 15H भी आपका क्या है? गोल्डन सेक्शन, ठीक है। 15H भी क्या है आपका? गोल्डन सेक्शन, जो कि क्या बोलता है? हाँ, जो कि आपको क्या बोलता है? दैट अगर कोई भी इंसान ने
शेयर एंड टेक ओवर, सिंपल भाषा में टेक ओवर किया पर उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, सिंपल भाषा में टेक ओवर किया और डिस्क्लोजर नहीं दिया। और आपका एक और सेक्शन है गोल्डन, विच इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो 15G, 15H और 15HA। 15G किसका है? इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। 15H किसका है? SASG, है ना, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन। और तीसरा HA किसका है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये तीनों में आपको पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 10 लाख से लेकर अप टू 25 CR या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो G, H और HA ये 3 इंपॉर्टेंट पेनल्टी, जिसमें मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 10 लाख से कितना एक्सटेंड होगा? 25 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। हाँ जी, हायर वाले लगेगा ही ना। अगर तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग करके लेट्स से तुमने फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, तो तुमको कितनी पेनल्टी लगेगी? या तो 6 CR, ठीक है, या फिर 10 लाख टू 25 CR। अब 10 लाख टू 25 CR के बीच में कौन डिसाइड करेगा? सेबी डिसाइड करेगा, समझ में आया। बट सेबी को मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा? 10 लाख तो लगाना ही पड़ेगा, समझ में आया, राइट। तो यहां पर ये जो पहले तो समझो, ये हायर कंपैरिजन किस में है? अपर लिमिट में है कि अप टू 25 CR लगाना है कि 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगाना है। ये मिनिमम में आपको हायर वाला कंपैरिजन नहीं है। तो मिनिमम तो 10 लाख लगेगा ही, समझ में आया। पर 10 लाख से लेकर कहां तक जाना है उसमें आप देखो कि जो भी हायर है, ऐसा। करेक्ट, नहीं, विच एवर इज हायर, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आया 15G, 15H और 15HA में कि आपको मिनिमम कितना लगेगा? 10 लाख तो लगेगा। अब सेबी ये सोच रहा है कि ज्यादा ज्यादा कितना लगा सकते हैं। तो पहले देखो कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया। उसने जो प्रॉफिट कमाया उसका 3 times 25 करोड़ से कम है तो 25 तक लगा सकते हो। अगर उसका 3 times 25 करोड़ से ज्यादा है तो और भी ज्यादा लगा सकते हो। पर ये डिस्क्रिशन सेबी के पास है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इज जिसकी कोई पेनल्टी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस पेनल्टी, एंड दैट इज जिसका कोई नहीं, उसका कौन? 1 लाख टू 1 CR 15HB। यहां तक क्लियर है। तो हम लोगों ने गोल्डन सेक्शंस कौन कौन से पढ़े? 15A। 15A कौन सा है? फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट इंफॉर्मेशन बुक्स डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना। 15B क्या है? फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद क्लाइंट्स, है ना। तीसरा क्या है? 15C रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। ये तीनों में पेनल्टी कितनी है? 1 लाख से लेके 1 लाख पर डे से मैक्सिमम 1 CR। फिर उसके बाद हमने 3 और गोल्डन पेनल्टीज पढ़ी। कौन सी पढ़ी हमने? सबसे पहला 15G विच इज पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। 15H क्या पढ़ी? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ SASG। एंड 15HA क्या पढ़ी हमने? अनफेयर ट्रेड। यहां तक क्लियर? अनफेयर ट्रेड और इन सब में पेनल्टी कितनी? मिनिमम 10 लाख से लेके 25 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। हाँ नहीं 5 थोड़ा ना 10 है, चेंज हो गया क्या? कहाँ लिखा है? अरे हाँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम 5 लाख हो गई। यस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम 5 लाख की पेनल्टी है, बट अपर पेनल्टी सेम ही है। अपर पेनल्टी कितनी है? अप टू 25 CR और 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। यस, बढ़े आगे। चलो यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर है ना। अब अपन लोग आएंगे किस पे? SCRA,
ठीक है। SCRA में सारी पेनल्टीज कौन से सेक्शन में दी हुई है? 23। तो 23A B C तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सीधे 23D पे आएंगे। 23D क्या बोलता है कि अगर कोई भी RTI, ठीक है, रजिस्ट्रार टू ट्रांसफर, ठीक है, रजिस्ट्रार टू इशू, सिक्योरिटी सेग्रीगेट नहीं कर पाता है या फिर क्लाइंट का पैसा आया हुआ सेग्रीगेट नहीं कर पाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली? RTI या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, लिख लेना वहां पर। तो अगर कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कोई भी RTI जो भी पैसा आ रहा है उसको वो क्या नहीं कर पा रहा है? सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है इस सिक्योरिटीज को या फिर पैसों को, तो इसमें सभी कवर होगा ना, इवेंचुअली सारे इंटरमीडिएरीज इसमें कवर हो गए। RTI हो गया, आपका DP हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर हो गया, राइट। तो जितने भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजर भी इसमें लिख लेना, जितने भी आपके ऐसे बंदे हैं जिसके पास सिक्योरिटीज आती हैं या फिर क्लाइंट का पैसा आता है, अगर वो उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे केस में उन पे पेनल्टी कितनी है? सेम 1 लाख to 1 CR। यस, यहां तक क्लियर है क्या? अच्छे से क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद अगर 23E है ना, अगर कंपनी, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी, लिखना वहां पर, लिखते चलो मेरे साथ, अगर लिस्टिंग या डीलिस्टिंग की कंडीशंस कंप्लाई नहीं करती है, किसकी? लिस्टिंग या डीलिस्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक्सेसिव डीमटेरियलाइजेशन हो जाता है या फिर एक्सेसिव डिलीवरी हो जाती है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की। मेरी बात सुनना ध्यान से, जो सिक्योरिटीज आपकी डीमैट अकाउंट में होती है वो कौन सी सिक्योरिटीज होती है? वो इशूड सिक्योरिटीज होंगी, करेक्ट है, अग्री करते हो? तो अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को आपके अकाउंट में DP, मतलब सिंपल भाषा में DP अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में करेगा क्या? नहीं। कौन से अकाउंट में करेगा? डीमैट अकाउंट में। या फिर वो एक्सेसिव डीमटेरियलाइजेशन कर लेता है। एक्सेसिव डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? कि अगर फिजिकल सिक्योरिटीज थी 5 पर उसने जब उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करा उसको कर दिया 7, एक एग्जांपल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेसिव डीमटेरियलाइजेशन। तो दोनों में पेनल्टी कितनी है? 5 लाख to 25 CR इफ डिफॉल्ट कंटिन्यूज। तो 5 लाख और 5 लाख पर डे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। तो 5 लाख रुपीज लगेगी या फिर 5 लाख पर डे से लेकर डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा तो कितनी लगेगी? 5 लाख पर डे से मैक्सिमम 25 CR। समझ में आया? तो ये एग्जैक्टली केस क्या बोलता है? ये केस बोलता है कि पहली बात तो 23E क्या बोलता है? अगर एक कंपनी ने लिस्टिंग डीलिस्टिंग से कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी। 23F क्या बोलता है? अगर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने एक्सेसिव डीमैट कर दिया या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज को डिलीवर कर दिया, ये दोनों में उसको पेनल्टी कितनी? मिनिमम 5 लाख पर डे से 25 CR। अभी और है 5 लाख वाली, ठीक है। ये क्या बोलती है? ध्यान से सुनना। अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न्स फर्निश नहीं कर रहे हो, पीरियोडिकल रिटर्न्स तो मैम 23A में आते हैं, नहीं, 23A में हर वो रिटर्न, हर वो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन जो सेबी ने मांगा वो अगर आपने नहीं दिया तो 23A में पेनल्टी है। 23G बोलता है कि अगर आपने पीरियोडिकल रिटर्न नहीं दिए या फिर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, क्या दी? इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, तो ऑफ कोर्स आपको सजा ज्यादा मिलेगी। 23A में सजा कितनी है? 1 लाख to 1 CR। यहां पर सजा कितनी है? 5 लाख to 25 CR। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अच्छा, अब सुनना, फोकस करना, कब 23A लगेगा, कब 23G लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सेबी डिसाइड करेगा। समझ में आया? तो सेबी डिसाइड करेगा कि आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी मांगने पर, कि आपने पीरियोडिकल रिटर्न नहीं दिए। पीरियोडिकल रिटर्न दिए या इंफॉर्मेशन दी पर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो 23G लगेगा। ए में पेनल्टी कितनी है? 1 लाख to 1 CR। जी में पेनल्टी कितनी है? 5 लाख to 25 CR। तो ए लगेगा कि जी लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सेबी डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है सबको?
हाँ, कहाँ पर सेबी रिसीव करेगा? हाँ नहीं, दोनों में ही, मतलब 23G में भी आप सेबी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों को ही गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ऐसा। बट मेरा पॉइंट ये है कि जब सेबी एडजुडिकेशन करता है, झूठी इंफॉर्मेशन दी है सेबी बर्दाश्त नहीं करेगी, इंफॉर्मेशन नहीं दी है 23A लगा देंगे। डिफरेंस समझ में आया? तो 23A कब लगेगा? इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। जी कब लगेगा? फॉल्स इंफॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? इसको भी आप क्या मार्क करोगे? गोल्डन सेक्शन मार्क कर रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग? यस हाँ, जैसे अगर आपको याद हो, अगर एनुअल रिटर्न में झूठ बोलते हो आप, राइट, एक तो है कि एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं किया, ठीक है चलो, पर अगर आपने एनुअल रिटर्न में मिस स्टेटमेंट दिया तो 447 लग जाता है। याद आ रहा है? सेम चीज यहां पर है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल है कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पर एक बार ये पूरा सेक्शन याद करना, वेयर अ स्टॉक एक्सचेंज और ए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फेल्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस विद इट्स मेंबर्स और एनी इशूअर और इट्स एजेंट एसोसिएटेड विद द मार्केट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय सेबी एंड डायरेक्शन इशूड बाय सेबी, the stock exchange or the corporation shall be liable to a penalty which is not less than 5 CR से लेके 25 CR और 3 times the amount of profit whichever is higher। तो यहां पर ऐसा है कि 23GA क्या बोलता है कि आप धंधा उस तरह से कर रहे हो, कौन कौन कौन, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेबी के हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सेबी के रूल्स के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में सेबी उनको पेनल्टी कितनी लगाएगी? लिखा सबने? 5 CR से 25 CR और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर। याद रहेगा आप सबको? अच्छे से क्लियर है? ये भी क्या होगा आपके लिए एक इसमें गोल्डन सेक्शन। लिखा? ठीक है, तो आप बताओ 23ABC सेम है किसका? सेक्शन 15ABC और किसका? 19ABC, वो तो सेम हो गया। उसके 23D हमने क्या पढ़ा? कोई भी RTI, DP या PM क्या कर रहा है? सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है सिक्योरिटीज या पैसा, तो भी कितनी पेनल्टी? 1 लाख टू 1 CR। उसके बाद हमने पढ़ा 5 लाख से लेकर 25 CR की 3 पेनल्टीज, EFG। EFG की पेनल्टीज क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? लिस्टिंग डीलिस्टिंग कंडीशंस फॉलो नहीं करी, एक्सेसिव डीमैट कर लिया, या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज डिलीवर कर दी, या फिर आपने पीरियोडिकल रिटर्न्स को या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। इन सब में पेनल्टी कितनी है? 5 लाख से लेके 25 CR। तो मुझे बताओ क्या 23 ABCD की पेनल्टी सेम है? यस। क्या 23 EFG की पेनल्टी सेम है? यस। लास्ट में एक बड़ी पेनल्टी आएगी, इसको आप लिखोगे क्या? बड़ी पेनल्टी। क्या लिखोगे आप इसको? बड़ी पेनल्टी। बड़ी पेनल्टी कितनी है? तो मिनिमम पेनल्टी कितनी लग रही है आपको? 5 करोड़ तो मिनिमम पेनल्टी है। से कितनी? 25 करोड़ और 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर। कब? जब स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर रहे। याद रहेगा? अभी हमने कौन कौन से एक्ट कंप्लीट किए? सेबी एक्ट और SCR। बढ़े आगे। सेबी एक्ट में 3 पेनल्टी जो गोल्डन सेक्शंस हैं सेबी में, 15A-B-C है ना। उसके बाद एक और 15G-H और HA। याद रहेगा? G-H और HA कौन कौन सी? G कौन सी है? इनसाइडर ट्रेडिंग, H SAST नॉन डिस्क्लोजर, और HA क्या है? अनफेयर एंड फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहां तक क्लियर है? बढ़ेंगे आगे, फेमा पर आएंगे। चलो पहले 19 कर लेते हैं, पहले डिपॉजिटरीज कर लेते हैं। पहले डिपॉजिटरीज पे आ जाओ, लास्ट 3rd पेज। डिपॉजिटरीज की 19 ABC तो हमने पढ़ी ली है सारी, है ना? सेम ही हो गई। डी पर आएंगे। डी क्या बोलता है?
पेनल्टी फॉर डिले इन इश्यू ऑफ डीमैट और इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो अगर कोई भी इश्यूअर या कोई भी एजेंट टाइम पर या तो डीमटेरियलाइजेशन करने में डिले कर देता है या फिर उसका सर्टिफिकेट इश्यू करने में डिले कर देता है, दो चीजें। क्या बोला मैंने? या तो डीमटेरियलाइज करने में, कन्वर्जन में डिले कर रहा है या फिर कन्वर्जन करने के बाद सर्टिफिकेट में डिले कर रहा है, तो फिर ऐसे केस में पेनल्टी अगेन कितनी है? 1 लाख से लेकर 1 CR। तो आपने देखा यहां पर 15 ABCD, 23 ABCD, 19 ABCD, पेनल्टी सेम है, बस डी के सेक्शंस अलग है। यहां तक क्लियर है? ई पर आएंगे, है ना। अगर कोई डीपी, इश्यूअर, एजेंट, आरटीआई, कोई भी इंटरमीडियरी रिकंसाइल करने में डिले कर दे, क्या कर दे? रिकंसाइल करने में फेल हो जाए या डिले कर दे, मतलब जो उनको रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो उनको क्या करने पड़ते हैं? सब जगह से जो मिलते हैं वो रिकंसाइल करने पड़ते हैं। तो अगर वो रिकंसाइल करने में गड़बड़ कर दे तो भी पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 1 लाख से लेकर 1 CR। यहां तक क्लियर है सबको? 6 बजेगा। यहां तक क्लियर है क्या अच्छे से? यस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 19 ABC तो अपना सेम था, डी क्या पढ़ा हम लोगों ने? डिले इन डीमटेरियलाइजेशन और इशूइंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। ई क्या पढ़ा हम लोगों ने? फेलियर टू रिकंसाइल। यहां तक क्लियर है? उसके बाद एफ पर आएंगे। एफ क्या बोलता है? सेबी के डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं किए तो पेनल्टी कितनी है? 1 लाख टू 1 CR। पर चूंकि एक्ट कौन सा है? डिपॉजिटरीज एक्ट। तो चूंकि डिपॉजिटरीज एक्ट है इसीलिए 19F क्या बोलता है? 19F ये बोलता है कि हर वो इंसान, हर वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसने बोर्ड के डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया उस पर 1 लाख टू 1 CR है। ठीक है। और 19G तो अपना क्या है? जिसका कोई नहीं उसका कौन? अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस, 1 लाख टू 1 CR। 19G 15HB सबसे वेस्ट सेक्शन है, एकदम अवॉइड कर सकते हो। सेक्शन 19 में बस आपको पर्टिकुलरली याद कौन सा करना है? ABC। यहां तक क्लियर है? ठीक है, लिख लो भले यहां पर 19A, B और C क्या हो गए आपके गोल्डन सेक्शंस। खुशी, सोनू, पीयू, मुदिता सब लोगों ने लिखा? अब अच्छे से याद हुआ सबको? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है? चार्ट में लिख के बताओ सब लोग कैसा लग रहा है। क्या हम लोग अब फेमा पे आएंगे? अच्छा, एक 19FA भी हो गया ना अभी तो। हाँ 19FA नया आ गया ना अभी ये। हाँ, अगर कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फेल्स टू, सेम ही है, सेम, फेल्स टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी के हिसाब से बिजनेस नहीं किया तो पेनल्टी कितनी है? सेम है, 5 करोड़ से लेके 25 करोड़ और 3 टाइम्स प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो ये भी अपनी गोल्डन पेनल्टी बन जाएगी। ऊपर गोल्डन सेक्शन में 19FA भी लिख लेना। 19FA किसके बराबर है बताना जरा? सेक्शन 23 GA। 23 GA में जो पेनल्टी थी वो सेम पेनल्टी किसके लिए है? 19FA। 23 GA में पेनल्टी किसके लिए थी? स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। 19FA में किसके ऊपर है? DP पर। क्या पेनल्टी सेम है? यस, याद रहेगा सबको? हाँ लिखा है ना। अच्छा हाँ सॉरी, डिपॉजिटरी के लिए, DP नहीं, डिपॉजिटरी। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? तो 19FA इज इक्वल टू 23 GA। याद रहेगा? अभी बढ़े आगे, ये सारे गोल्डन सेक्शंस हो गए। हाँ
और इशू और लिस्टेड कंपनीज के लिए कम है, इशूअर्स के लिए कम है ना। जो इंटरमीडियरीज है उनको सेबी ने एकदम पकड़ के रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलो अब हम, ठीक है, बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बढ़ेंगे क्या आगे। चलो अब मैंने कुछ गोल्डन सेक्शंस कंपनीज एक्ट में निकाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले पेज पे आ जाओ, ठीक है ना। खुशी मैं नहीं बता रही हूं, आपने पूछा मैंने बताया क्या, अभी भी मैं नहीं बताऊंगी। चलो ना सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 पर आएंगे। सबसे पहला क्या है? रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये केस क्या है? नॉन फाइलिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। बेसिकली आपने अगर क्या फाइल नहीं किया, INC 22, तो विद इन 30 डेज। तो अगर आपने INC 22 फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी? मैंने लगाया T2L। ये T2L क्या है? 1000 पर डे से लेकर 1 लाख। समझ में आया? T2L क्या है? 1000 to lakhs। समझ में आया है ना? पहला गोल्डन सेक्शन क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट गोल्डन सेक्शन पे आओ। सेक्शन 39 सबसेक्शन 5, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी क्या बोलता है? दैट अगर कोई कंपनी क्या फाइल करने में गड़बड़ कर दे, PS3, है ना, कितने दिन में? 30 डेज। तो पेनल्टी कितनी है? 1000 पर डे से मैक्सिमम। हाँ, लेकिन अब सुनना, फोकस करना, विच एवर इज लेस क्या बोलता है? 1000 पर डे ड्यूरिंग एवरी डिफॉल्ट कंटिन्यूस और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो सिंपल भाषा में क्या समझ में आया? मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लग सकती है? 1 लाख। हाँ यस, ठीक है। तो आपको 1000 रुपीज पर डे लगेगी, लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी। कब तक? जब तक वो 1 लाख के लिमिट तक नहीं पहुंच जाए। यहां तक क्लियर है? पर अपन इसको कैसे लिखेंगे? 1000 रुपीज पर डे अप टू डिफॉल्ट कंटिन्यूज और 1 लाख विच एवर इज लेस, ठीक है। तो अभी तक अपने गोल्डन सेक्शंस कितने पढ़े? 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, है ना, और सेक्शन 39 सबसेक्शन 5। सेक्शन 12 किसकी बात? देखो अगर आपको सबसेक्शन नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट आप सेक्शन याद रखो। सेक्शन 12 किसकी बात करता है? रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल नहीं किया तो पेनल्टी कितनी है? 1000 पर डे से, पर डे से मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। उसके बाद 39 किसकी बात करता है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन फाइलिंग ऑफ PS3, है ना, 1000 पर डे से मैक्सिमम 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? सेक्शन 42। सेक्शन 42 सबसेक्शन 9 क्या है? जो क्या बोलता है? ऑफर और इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर आपने, हाँ, अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को क्या दे दिया? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, इन्विटेशन, ठीक है। तो अगर आपने 200 से ज्यादा लोगों को दे दिया तो T225L है। T225L मतलब 1000 पर डे से लेकर मैक्सिमम 25 लाख। समझ में आ रहा है सबको अभी? तो कौन कौन लायबल होगा इसमें? कंपनी, उसके प्रमोटर और उसके डायरेक्टर्स। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट पर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट भी गोल्डन सेक्शन। नेक्स्ट क्या बोलता है? सेक्शन 89, डिक्लेरेशन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर, ठीक है। अब सुनना है यहां पर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट वाला आपको सेक्शन याद है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? क्या करना होता है? माइनर, ठीक है। तो फिर सेक्शन 90 क्या बोलता है? गड़बड़ गड़बड़, आज ये टूटने वाला था। एटी 89 और 90 में क्या डिफरेंस है? डिक्लेरेशन और रजिस्टर।
हाँ, तो क्या हुआ बताओ अभी ऑनलाइन लाइव आप लोग भी चैट में लिख के बता सकते हो व्हाट इज सेक्शन 89 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड व्हाट इज सेक्शन 90 ऑफ कंपनीज एक्ट। श्योर हो अभी? तो वो माइनर तो नहीं आया? राइट, सो बेसिकली जब भी आपको बेन 1 बेन 2 फाइल करना होता है, तो अगर आपने वो फाइल नहीं किया, मतलब आपने बेन 1 बेन 2 डिक्लेयर, मतलब आपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट डिक्लेयर नहीं किया आरओसी को, समझ में आया सबको? राइट, तो अगर आप बेन 1 बेन 2 फाइल करने में फेल हो जाते हो, राइट, तो फिर ऐसे केस में कितनी पेनल्टी है? T2 5L एंड T2 2L। बताओ T2 5L किस पे एप्लीकेबल होगा? ज्यादा पेनल्टी किस पे लगती है? कंपनी पर, है कि नहीं? और ये T2 2L किस पे लगेगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। याद रहेगा अभी सबको? ठीक है, तो 1000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक पेनल्टी किसको लगेगी? 5000 रुपीज पर डे से लेकर मैक्सिमम 5 लाख किसको लगेगी? कंपनी। और 1000 से 2 लाख किसको लगेगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। यहां तक क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? यस, ये आपका कौन सा हुआ? 89 ग्लोबल गोल्डन सेक्शन। तो मुझे बताओ अभी तक अपने गोल्डन सेक्शंस कौन कौन से पढ़े? सेक्शन 12 पढ़ा, किसका? INC 22, है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा पढ़ा? PAS 3, है ना, 39। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने? 42। अब मुझे बताओ 12 और 39 में कॉमन क्या है? कितनी पेनल्टी है? 1 लाख से 1000 रुपीज से मैक्सिमम 1 लाख। उसके बाद 42 में पेनल्टी कितनी है? 1000 से 25 लाख। यहां तक क्लियर है? 89 में की पेनल्टी कितनी है कंपनी के लिए? 1000 से 5 लाख। और इसके लिए कितनी? 1000 से 2 लाख। यहां तक क्लियर है क्या? है ना? चलो, उसके बाद हाँ, नेक्स्ट आ जाओ जो महा गोल्डन पेनल्टी है, विच इज सेक्शन 92 सबसेक्शन 5। यस, है ना? चलो, 50K क्यों लिखा है भाई? 10K। हाँ, राइट। सो ये क्या बोलता है, और इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई कंपनी में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको डे 1 पर कितनी पेनल्टी लगेगी? 10,000 रुपए। वो तो आपको लग ही जाएगी, उसको करेक्ट कर लेना, है ना? वो तो आपको क्या होगा? लग ही जाएगी। ये क्लियर है ना? पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपको अगले दिन से 100 रुपीज पर डे लगना शुरू होगा। तो कंपनी को 100 रुपीज पर डे से कितनी लगेगी? 2 लाख रुपए तक की। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 100 रुपीज पर डे से 50,000 तक की। समझ में आया? तो आपको डे 1 पे कितनी लग जाएगी? 10,000। और फिर नेक्स्ट डे से 100 पर डे पर डे पर डे पर डे, 2 लाख कंपनी में, 100 रुपीज पर डे पर डे पर डे ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। 92 सबसेक्शन 5। यहां तक क्लियर है? यस, बढ़े आगे, है ना? नाउ नेक्स्ट जीएस पर आ जाओ, सेक्शन 137 सबसेक्शन 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फॉर्म कौन सा है? बताओ जरा। AOC 4, सेम एज सेक्शन 92 सबसेक्शन 5। याद रहेगा सबको? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? और सेक्शन क्या है? 137 सबसेक्शन 3। तो 92 सबसेक्शन 5 और 137 सबसेक्शन 3 की पेनल्टी एकदम सेम है। 92 सबसेक्शन 5 कौन से फॉर्म की बात करता है? MGT 7। कितने दिन में फाइल करना होता है? 60 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ एंड ऑफ, फ्रॉम द रेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ AGM। यहां तक क्लियर है? और AOC 4 कब तक फाइल करना होता है? विदिन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ AGM। इन दोनों की पेनल्टी कौन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 92 सबसेक्शन 5, 137 सबसेक्शन 3। पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 10,000 और उसके बाद 100 रुपीज पर डे से मैक्सिमम 2 लाख। 100 रुपीज पर डे से मैक्सिमम 50,000 फॉर OFD। यहां तक क्लियर है क्या? पनिशमेंट वेयर नो पनिशमेंट इज गिवन 450। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं, उसकी कितनी है?
मिनिमम 10,000। उसके बाद कितनी लगेगी 1,000 पर डे से लेकर 2 लाख फॉर कंपनी, 1,000 पर डे से लेकर 50,000 फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। याद रहेगा 450। तो अभी तक हमने गोल्डन सेक्शंस कौन कौन से पढ़ लिए बताओ जरा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ये पढ़ा हम लोगों ने। वो करने के बाद कौन सा पढ़ा हमने 39 सबसेक्शन 5 किसके लिए पढ़ा हमने वो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में डिले करा, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा 42 सबसेक्शन 9, फिर हमने कौन सा पढ़ा 89। 42 सबसेक्शन 9 किसका है प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से ज्यादा लोगों को दे दिया, करेक्ट है। उसमें पेनल्टी कितनी है 1000 से 25 lakhs, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 89 में पेनल्टी कितनी है 1000 रुपीज पर डे से लेकर 5 lakhs फॉर कंपनी, 1000 रुपीज पर डे से 2 lakhs फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट गोल्डन सेक्शन कौन सा पढ़ा 92 सबसेक्शन 5 और 137 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 450। यहां तक क्लियर है। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट गोल्डन सेक्शन पे आ जाओ विच इज सेक्शन 118 नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, पोस्टल बैलेट किसी के भी अगर आप मिनट्स मेंटेन नहीं करते हो या प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो तो पेनल्टी कितनी कंपनी को 25,000 फ्लैट पेनल्टी है। नहीं ना ही अप टू ना ही कम, कुछ नहीं, 25,000 रुपए पेनल्टी खत्म। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितनी है 5,000। गोल्डन सेक्शन याद रहेगा सेक्शन 118 तो कंपनी को पेनल्टी कितनी है 25,000 और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 5,000। याद रहेगा। आपको अगर याद करना हो तो सेक्शन 119 इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मिनट्स, राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद कॉपी कंपनी टू इन्फॉर्म डिन टू रजिस्ट्रार, 189 विच इज रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट, ये सब की पेनल्टी सेम है। रजिस्टर मेंटेन तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं क्या, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, सबकी पेनल्टी सेम है। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स मना करना या फिर इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर मना करना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी से देने से मना करना, सबकी पेनल्टी सेम है। याद रहेगा सबको, अच्छे से क्लियर है। यस कुछ आपके रिपीट हो रहे हैं यहां पर, मैंने फिर भी आपको थोड़ा इजी करके दे दिया पर ये गोल्डन सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट गोल्डन सेक्शन पे आएंगे हम लोग रिजर्वेशन ऑफ नेम, ठीक है। पेनल्टी ऑफ 1 लाख वाले में आएंगे। अगर कोई भी सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 अगर कोई भी कंपनी अपने नाम में क्या देती है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, नाम रिजर्व करवाने के नाम पर जो एप्लीकेशन देती है उसमें कंपनी अपने बारे में क्या देती है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो उसको पेनल्टी कितनी है अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख। यहां तक क्लियर है। यस ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, कौन सा है एजीएम की रिपोर्ट एमजीटी 15 है ना। एजीएम की रिपोर्ट क्या बोलती है कि सेक्शन 121 ओके सेक्शन 121 के हिसाब से अगर एक पर्सन ने, अगर एक कंपनी ने एजीएम की रिपोर्ट फाइल नहीं करी तो पेनल्टी कितनी है मिनिमम 1 लाख और कितनी लगेगी 500 पर डे से मैक्सिमम 5 लाख। यहां तक क्लियर है। ये भी क्या हो गया आपका गोल्डन सेक्शन, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट पर आता है सेक्शन 124, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन सेक्शंस। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनुअल रिटर्न इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद वो डिविडेंड जिसका कोई क्लेमेंट नहीं मिला उसको उस डिविडेंड अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट करने में ट्रांसफर करने में डिले कर देती है, ट्रांसफर नहीं करती है। क्या समझ में आया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या करने में डिले कर दिया तो पेनल्टी कितनी है 1 लाख मिनिमम से लेकर 500 पर डे से 10 लाख रुपीस है ना। और ओएफडी के लिए कितना है
25,000 से लेकर 100 रुपीज से 2 लाख, राइट। तो अब सुनना, इसको अपन कैसे याद करेंगे, इसको अपन याद करेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना, 25,000 1 लाख है ना, इन दोनों में अगर रिलेशनशिप बिठाओगे तो क्या रिलेशनशिप है 25,000 और 1 लाख में? 25% है ना, राइट। 10 लाख 2 लाख कितना परसेंट हुआ? 20% हुआ, करेक्ट है। 100 500 20% हुआ। याद रखोगे अब ऐसे? तो इसको कैसे याद रखना है? कंपनी पर 1 लाख की पेनल्टी, तो इसको कैसे याद रखो आप? सिंपल, आज अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में हमें पैसा ट्रांसफर करना था और हमने नहीं किया तो कंपनी पे आज 1 लाख रुपए लग गए, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 लग गए, ठीक है। कल से कंपनी 500 पर डे पे करेगी, कब तक? मैक्स 10 लाख तक, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे करेगा 100 पर डे से 2 लाख तक। यहां तक क्लियर है? ये 5 के मल्टीपल चला और ये 2 का मल्टीपल, याद रहेगा इस तरह से। सेक्शन 204 पे आएंगे, नेक्स्ट पर सेक्रेटरी ऑडिट फॉर बिगर कंपनी। अरे सिंपल भाषा में आपने सेक्रेटरी ऑडिट, सिंपल मतलब आपको मैं अगर इसको नॉर्मल बताऊं, ये जो पेनल्टी है वो किस पर एप्लीकेबल है? सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में अगर गड़बड़ मिली, ठीक है, अगर सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ मिली तो किस किस पे एप्लीकेबल है? कंपनी, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और पीसीएस शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपीज। तो ये जो पेनल्टी है वो किसके लिए है? पीसीएस के लिए पर्टिकुलरली है। सेक्शन 204 में अगर उसे सेक्रेटरी ऑडिट करने में गड़बड़ करी, पहला। बट साथ ही साथ अगर कंपनी और ओएफडी पर सेक्रेटरी ऑडिट एप्लीकेबल है और नहीं करा है तो उन पे भी सेम पेनल्टी है। कितनी? 2 लाख रुपए की। तो उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में बहुत इजीली 2 लाख की पेनल्टी लगा दी। पीसीएस को हायर किया, उसने ऑडिट ठीक से नहीं किया, 2 लाख रुपए फ्लैट पेनल्टी है, 2 लाख रुपए, है ना। और कंपनी पर 204 एप्लीकेबल था पर उन्होंने और ऑफिसर इन डिफॉल्ट ने ऑडिट नहीं करवाया, फ्लैट पेनल्टी 2 लाख रुपए की। तो मैम हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट 2 लाख रुपए पे करेगा? यस। यहां तक क्लियर है क्या? नेक्स्ट पर आएंगे, अगर एनआरसी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी की कॉम्पोजिशन में गड़बड़ करी या बनाई ही नहीं, सेक्शन 178 सबसेक्शन 8, या तो कमिटी बनाई ही नहीं या बनाई तो कॉम्पोजिशन में जितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह चाहिए होते हैं वो नहीं किया, तो कंपनी पर कितनी पेनल्टी है? 5 लाख, और ओएफडी पर कितनी है? 1 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर है? एकदम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट जीएस कौन सा है? सेक्शन 197 सबसेक्शन 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जिसमें इनएडिक्वेसी प्रॉफिट्स में वो एक्सेस में दिया है बियॉन्ड लिमिट्स, हाँ 11% वाला, करेक्ट है। तो ऐसे केस में पेनल्टी सेम है जो किसकी थी? 178 सबसेक्शन 8 की। क्या थी? 5 लाख और 1 लाख। कंपनी पर पेनल्टी कितनी? 5 लाख। ओएफडी पर कितनी? 1 लाख। यहां तक क्लियर है? हमेशा ओएफडी। यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे। नाउ सेक्शन 77 का वायलेशन, सेक्शन 77 का वायलेशन क्या है? प्रोविजंस ऑफ चार्जेस, पेनल्टी कितनी है? 5 लाख सेम, पर बस ओएफडी के लिए कितना है? 50,000। बस जनरल है कि अगर आपने चार्जेस का वायलेशन किया, सेक्शन 77 का वायलेशन किया, तो किसमें दिया है? सेक्शन 86 में, कि अगर आपने चार्जेस का वायलेशन किया जनरली तो कंपनी पर पेनल्टी कितनी है? 5 लाख। जैसे आपने CHG 1 फाइल नहीं किया, सैटिस्फैक्शन पे CHG 3 फाइल नहीं किया, वो सब। यहां तक क्लियर है? ठीक है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 15, फ्रॉड रिपोर्टिंग, ठीक है, लिख लो वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है ये। ऑडिटर ने अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग करने में गड़बड़ कर दी है ना, तो ऐसे केस में लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने, ये पेनल्टी पता है किस पर है? ऑडिटर पर है, ठीक है। ये पेनल्टी किसके है? ऑडिटर पर है। कोई भी ऑडिटर, मतलब मैं क्या बोल रही हूं, कोई भी ऑडिटर जिसने CS 4 कंप्लाई नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस पर एक पूरा ही सेक्शन आपको चैप्टर नंबर 12 में आए थे,
चैप्टर तो भूल ही गई हूँ मैं कौन सा है, बट है आपको ये पूरा 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, और नहीं किया तो 143 सबसेक्शन 15 में उसकी पेनल्टी कितनी है। लिस्टेड कंपनी में फ्रॉड रिपोर्ट नहीं किया तो 5 लाख की पेनल्टी, और अदर कंपनी में नहीं किया तो 1 लाख की पेनल्टी। तो ये जो 1 लाख 5 लाख है वो कंपनी और ओएफडी की पेनल्टी नहीं है, ये है ऑडिटर पे पेनल्टी, पहली बात तो। और ऑडिटर पर भी लिस्टेड की 5 लाख और अनलिस्टेड में 1 लाख, याद रहेगा अभी। यस, नेक्स्ट एक और सेक्शन गोल्डन सेक्शन है अपना, कौन सा है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। कंपनी पर कितनी पेनल्टी, 5 लाख। अगर केएमपी अपॉइंट करने में फेल हो गए तो कंपनी पे पेनल्टी कितनी है, 5 लाख। डायरेक्टर केएमपी पेनल्टी कितनी है, मिनिमम 50,000, और वो एक्सीड होकर कहां तक जाएगी, 5 लाख तक। याद रहेगा अभी सबको, इजी लग रहा है थोड़ा, है ना। तो ये वाली जो लास्ट में हमने पेनल्टीज करी, कौन सी वाली, 5 लाख वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरसी फॉर्म नहीं किया, मैनेजर रेम्यूनरेशन एक्सीड किया, तो दोनों में 1 लाख 5 लाख की पेनल्टी, है ना। उसके बाद चार्जेस में गड़बड़ करी तो 5,50,000 की पेनल्टी। 143 सबसेक्शन 15 में 1 लाख 5 लाख किस पर, ऑडिटर, लिस्टेड, अनलिस्टेड की पेनल्टी। उसके बाद केएमपी अपॉइंट करने में 5 लाख, और उसके बाद 50,000 100,000 पर डे से 5 लाख रुपीज ओएफडी पर। यहां तक क्लियर है। गोल्डन सेक्शन सीएसआर, है ना। कितनी पेनल्टी है सुनना, मैंने खुद ने वी लगा रखा है, ठीक है। नाउ कंपनी पे पेनल्टी कितनी है, ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू द फंड स्पेसिफाइड in schedule 7 or unspent CSR as the case may be, or 1 CR whichever is less। सुनना, ये पेनल्टी किसकी, पहले तो आप ये याद करो, अगर कंपनी जो पैसा CSR में स्पेंड नहीं हो पाया वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो अगर कंपनी ने अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, या फिर और जो फंड में स्पेसिफाइड होता है उसमें नहीं किया ट्रांसफर, तो कंपनी को कितनी पेनल्टी लगेगी, या तो 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, ठीक है, अप टू 1 CR नहीं बोला, 1 करोड़ लगेगी, या फिर ट्वाइस द अमाउंट विच वाज अमाउंट टू बी सपोज टू बी ट्रांसफर्ड व्हिचएवर इज लेस। ये किस पे लगेगी, कंपनी पर। और ओएफडी पेनल्टी कितनी है, सुनना, 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड और 2 lakhs व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। तो ट्वाइस 1/10 और 1 CR और 2 lakh, whichever is less, कंपनी ओएफडी। ये ट्वाइस किसका है, मुझे बताओ, ये ट्वाइस किसका है, अमाउंट विच वाज सपोज टू बी ट्रांसफर्ड। समझ में आ गया, याद हो रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिखा सबने। नेक्स्ट सेक्शन 42 सबसेक्शन 10, ऑफर और इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ठीक है। सो एक सेकेंड ना, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, 1 सेकेंड ना। ओके, राइट। सो सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है, दैट अगर कोई कंपनी, ठीक है, किसी भी ऐसे पर्सन को, मोर देन 200 नहीं, मोर देन 200 वाज 42 सबसेक्शन 9, है ना। अगर कोई कंपनी किसी ऐसे पर्सन को क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इशू करती है, विच इज नॉट एन आइडेंटिफाइड पर्सन,
ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाइड पर्सन को आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर देना पड़ता है, करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद किसी ऐसे पर्सन को ऑफर करती है विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, करेक्ट है। तो या तो आइडेंटिफाइड पर्सन को ऑफर नहीं कर रही है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट रूल्स को वायलेट कर रही है, या किसी पब्लिक मेंबर को, किसी पब्लिक को, आउट ऑफ दोज, बियॉन्ड दोज मेंबर्स, बियॉन्ड दोज आइडेंटिफाइड पर्सन, किसी पब्लिक मेंबर को, किसी पब्लिक को ही, रैंडम इंसान को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजा जाता है तो फिर ऐसे केस में 42 सबसेक्शन 10 अट्रैक्ट होगा। एंड 42 सबसेक्शन 10 की पेनल्टी इज मच 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 हायर। कितनी पेनल्टी है, अमाउंट रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 crore whichever is हायर, और कंपनी को जितना भी पैसा प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज किया है वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको, विथ इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में एक सिंपल इसका क्या है कि अगर कंपनी ने आइडेंटिफाइड पर्सन के अलावा किसी को भी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर भेजा तो फिर ऐसे केस में कंपनी को पेनल्टी कितनी है, और किस किस को पेनल्टी, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर, तीनों को पेनल्टी कितनी है बताओ, अमाउंट रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 CR whichever is less, और साथ में वो पैसा जो रेज किया था वो रिफंड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट उतने दिनों का सबको। यहां तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, यस, ओके। हाँ, सेक्शन 454A ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि क्या बोलता है कि अगर एक इंसान ने या कंपनी ने सेम ऑफेंस को क्या किया है, रिपीट किया है, ठीक है, तो पेनल्टी कितनी है, जितनी पेनल्टी लगी थी उसकी 2 गुना पेनल्टी अब रिपीटेड ऑफेंस के लिए लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 2x पेनल्टी किसके लिए लग जाएगी, रिपीटेड ऑफेंस के लिए लग जाएगी। हाँ, ट्वाइस भी लग सकती है। यहां तक क्लियर है क्या, अच्छे से क्लियर है, यस। अब सुनना, मैंने अलग से क्या किया है, आप लोगों को सेम पेनल्टीज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए सेग्रीगेट कर दी है, ठीक है। तो अगर आप इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, है ना। जो भी पेनल्टीज आपको देखो, जैसे बिगर कंपनीज के लिए ये सिर्फ ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए, तो सेम पेनल्टीज ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए वापस है, पेनल्टी ऑफ 2 crore ये वापस से ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए आ गई है। 42 सबसेक्शन 2 10 454 रिपीटेड। तो जो पेनल्टी कंपनी के लिए थी सेम पेनल्टी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए मैंने वापस दे दी है क्योंकि उनकी लिमिट्स अलग है। समझ में आ रहा है सबको। पर जो मैंने आपको गोल्डन सेक्शंस करवाए हैं वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। मिनट्स के सेक्शन हो गए, केएमपी पॉइंट के हो गए, एनआरसी के हो गए, आपके सीएसआर का हो गया, एनुअल रिटर्न, एओसी 4 इसके हो गए, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन हो गया जो हमने बार बार डिस्कस कर लिया। करेक्ट है। 42 सबसेक्शन 9, 42 सबसेक्शन 10 याद आ रहा है क्या। 450 जिसकी कोई पेनल्टी नहीं है ना। रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिपोर्ट ऑन एजीएम, अनपेड डिविडेंड, करेक्ट है, यस। तो ये है अपनी ऑल द पेनल्टीज अंटिल नाउ। ठीक है, यहां तक कि जितनी भी पेनल्टीज हमने करी है ये सारी पेनल्टीज आपको याद करनी है, बाकी सब आप बिंदास छोड़ सकते हो, कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, आरपीटी वाले आपको इंक्लूड ही नहीं किया ऐसा। यहां तक क्लियर है क्या, डन है क्या, यस। चलो परफेक्ट। तो यूट्यूब लाइव वाली जनता, हर वो बच्चा जिसका जून 25 में अटेम्प्ट है, एक मैंने सेशन प्रॉमिस किया था पेनल्टी का, आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जिस पे क्वेश्चन आ ही सकता है वो है सेबी और एससीआरए। ठीक है, बाकी तो चलो ठीक है, बट सेबी एससीआरए पे पेनल्टीज आ सकती हैं। कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ पेनल्टीज जो मैंने आपको बताई, जैसे एनुअल रिटर्न हो गया, एओसी 4 हो गया, अनपेड डिविडेंड हो गया, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट का अमाउंट हो गया, ये कुछ ऐसी पेनल्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, जो आपको याद करनी है। ठीक है, मतलब मेरा ओवरऑल पॉइंट ये है आपसे कि जून 25 के हिसाब से आप वो पेनल्टीज पे ज़्यादा फोकस करो जिससे रिलेटेड आप अभी भी पढ़ रहे हो। जैसे आप सीएसआर अभी भी पढ़ते हो, आप एनुअल रिटर्न एओसी 4 अभी भी पढ़ रहे हो, राइट, आप मिनट्स अभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट अभी नहीं पढ़ रहे हो तो वो नहीं भी किया तो चलेगा,
ठीक है, आप बेनिफिशियल ओनरशिप वाला अभी नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको अभी जो क्वेश्चन में पेनल्टी आ सकती है पेपर में, वो पेनल्टीज होंगी जिससे रिलेटेड आप अभी कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हो, राइट? कोई ना कोई टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, CSR, डिविडेंड, आपका एनुअल रिटर्न, AOC4, ये सब, मिनट्स, रजिस्टर्स, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, और आप कोई भी सब्जेक्ट में वो पढ़ रहे हो, जैसे आप NRC भले डी ड्राफ्टिंग में नहीं पढ़ोगे पर ESG में पढ़ोगे, राइट? जिस भी सब्जेक्ट में आप अगर वो पढ़ रहे हो और वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है, तो उससे रिलेटेड आपको पेनल्टी याद करनी है. यू ट्राई टू रिमेंबर इट दिस वे सो दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू retain all of these penalties. Also SEBI SCRA बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इससे मैंने उसको सबसे स्टार्टिंग में कराया, तो उसको तो आपको अच्छे से करना ही है. यहाँ तक क्लियर है? बस अब आप ये सेशन के साथ पेनल्टी याद कर लो, उसके अलावा आपको किसी पे भी फोकस नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है. डन है क्या? यस, ऑलराइट. तो हम आज की सभा करेंगे क्या? समाप्त. All the best, June 25. Bye-bye. Take care. And I'm done from my end with everything that I promised. I wish you all the best.